नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों पिछली 3-4 कक्षाओं में हम नदियाँ पढ़ रहे थे, इसमें हम हिमालय की नदियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उनकी सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं, उनको किस प्रकार से हम सहायक नदियों को याद करते हैं टिक के द्वारा हमने ये भी आपको पढ़ाया है। इसके बाद आज का जो हमारा नदी तंत्र है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पूर्ववर्ती नदी या हिमालय की नदियों को पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ या इन्हीं को कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। कि इसको हम जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसको भी हम 2 क्लास में बांट के पढ़ते हैं, अर्थात इसको 2 खंड में बांट के हम पढ़ेंगे। पहला क्या खंड है? पहला जो हमारा खंड होगा, जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें होगी मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, कि कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अरब की सागर में गिरती हैं। तो इस जो है प्रायद्वीपीय नदियों में इसको हम 2 टॉपिक में बात पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इनका उद्गम स्थान क्या है, इनका अपवाह क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको बताया पूर्ववर्ती नदी या हिमालय नदियाँ जिनमें वर्ष भर क्या होता है, जल होता है, और ये नदियाँ भी युवावस्था में हैं। लेकिन उसी के विपरीत जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो उसमें वर्ष भर जल नहीं होता है, क्योंकि ये पाट जो है पठारों से व पहाड़ों से निकलती हैं। ये बरसात के मौसम में इसमें जल पाया जाता है, इसी के कारण इसमें क्या होती है, इनको मौसमी नदियाँ भी कही जाती हैं। ये नदियाँ सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि ये पठारों व पहाड़ों पे होते हुए क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं ये नदियाँ जो है अक्सर पठारों व पहाड़ों पे गाज के रूप में क्या होती हैं, के साथ ये बहती हैं। इन नदियों को कि मतलब सिंचाई के रूप में इनका हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर जल, हमने पहले बताया, क्योंकि इसमें वर्ष भर जल क्या होता नहीं होता, बरसात के मौसम में ही जल होता है, 1 आध 2 नदियाँ को छोड़ के। तो अरब की सागर में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, लेकिन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। जिसमें क्या है, स्वर्णरेखा नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है तथा बैगई नदी है। इन्हीं 7 नदियों को, इनकी सहायक नदियों को, इनके उद्गम स्थान, जल ग्रहण क्षेत्र, इनकी लंबाई आदि को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नदी है ये हमारी नदी है स्वर्णरेखा नदी। क्या है? स्वर्णरेखा नदी। जो स्वर्णरेखा नदी है साथियों, ये इसका उद्गम स्थान रांची, झारखंड का जो की राजधानी है रांची, वहीं के पास देखिए ये रांची के पास जो पठार है, दक्षिण का पठार, वहाँ रांची के पास से इसका उद्गम स्थान है। इसका स्वर्णरेखा नदी, ये जो नदी है ये नदी आपका है स्वर्णरेखा नदी है। तो ये जो स्वर्णरेखा नदी है इसका उद्गम स्थान रांची के पास दक्षिणी पठार से क्या होता है, ये निकलती है। इसकी लंबाई हम बारी बारी पढ़ते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर। इसको हम अलग अलग पेन से आपको बताएंगे। इसकी लंबाई जो है 395 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है, हाँ, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 19,296 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात ये 19,296 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद ये जहाँ बंगाल की खाड़ी मिलती है उसका नाम है बालासोर। अर्थात ये जो स्वर्णरेखा नदी है बालासोर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमने क्या पढ़ा कि स्वर्णरेखा नदी रांची के दक्षिणी पठार से निकलती है, निकलने के बाद ये जो है बालासोर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 19,296 वर्ग किलोमीटर है। अगली जो हमारी नदी है, ये जो नदी हमारा है ये हमारी नदी है महानदी। क्या है ये? महानदी है। महानदी
महानदी का जो उद्गम स्थान है ये अमरकंटक का पठार, अमरकंटक पठार, अमरकंटक के पठार। कहने का मतलब ये जो महानदी है अमरकंटक के पठार से क्या होती है, निकलती है। इसके यहाँ समझ लेना है कि जो ये महानदी है इसी पे हीराकुंड, महानदी पर ही क्या है, हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना तथा टिकरा पार, दो है, हीराकुंड तथा टिकरा पार, हीराकुंड बांध परियोजना तथा टिकरा पार बांध परियोजना इसी महानदी पर अवस्थित है। तथा ये जो महानदी है एक कटक के पास, जो कटक कहाँ है, उड़ीसा में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थली है, कटक के पास बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। अब समझते हैं इसकी जो है इसका अपवाह क्षेत्र, इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये कितना, 1,42,000 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, महानदी का जो अपवाह क्षेत्र है 1,42,000 जो है 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है हमारी अगली नदी है, हमारी नदी है जो है, ये हमारी नदी है गोदावरी नदी है। क्या है, ये जो नदी है हरे रंग के हम दिखाए हैं, ये क्या है, गोदावरी नदी। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है। जो गोदावरी नदी है ये जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से ये निकलती है। कौन, गोदावरी नदी। यहाँ एक चीज़ समझ लेना है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। हमने आपको बताया कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, और सबसे लंबी नदी होने के कारण ही इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे, गोदावरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा। अब एक चीज़ यहाँ हमें और समझ लेना है, एक दक्षिण की गंगा है, एक दक्षिण भारत की गंगा है। यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आया है और काफ़ी लोग पर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि दक्षिण की गंगा कौन है। देखिए अंतर क्या है, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। जो कावेरी नदी है, अभी हम आपको बताएंगे, जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि जो एक गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इसको दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं, हमने आपको पहले बताया, क्योंकि ये नदी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है, गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 3,0812 वर्ग किलोमीटर, 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब हमने क्या बताया कि जो गोदावरी नदी है ये क्या है, 13,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है। और बहती कहाँ कहाँ है इसको समझ लेते हैं कि किस किस राज्य में होकर बहती है। तो ये बहती है महाराष्ट्र, ये देखिए क्योंकि ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, तो ये बहती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हम सार्क लिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से होके बहती है। एक बात हमें यहाँ और जान लेना है कि ये जो महाराष्ट्र में 44% महाराष्ट्र में बहती है, 23% कहाँ बहती है, ये आंध्र प्रदेश में, बाकी जो बचता है ये 20% कहाँ बहती है, आपका मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 44 इसका अपवाह क्षेत्र 44% का अपवाह क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है, 23% अपवाह क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में तथा 20% इसका जो अपवाह क्षेत्र है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी समझ लेते हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, प्राणहिता, क्या है, प्राणहिता, पेनगंगा वर्धा,
पूर्णा, इंद्रावती, मजीरा। क्या है? इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं प्राणहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, मजीरा, इसकी महत्वपूर्ण पूर्ण सहायक नदियां हैं। अगली जो हमारी सहायक नदी जो है दक्षिणी भारत की नदी है उसका नाम है कृष्णा। क्या है? कृष्णा नदी है। ये जो नदी है एक कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, इसको समझते हैं। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के पास की जो पहाड़ियां हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियां ले देते हैं। महाबलेश्वर क्या बताया हमने? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पास जो पश्चिमी घाट पे महाराष्ट्र अवस्थित है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहाँ पे महाबलेश्वर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है तथा ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में क्या होती है? प्रवाहित होती है। कहाँ? ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए हम सवाल लिख रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में क्या होती है? प्रवाहित होते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमने क्या बताया कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश के पास जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कृष्णा। इसके बाद कृष्णा की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं कोयना, क्या है? कोयना है, यरला है, वर्णा है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। कौन कौन नदियाँ इसकी हैं? याद करिए, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा, इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी जो नदी है वो नदी है कावेरी, इसके बाद पढ़ते हैं हम ये जो नदी है ये पेन्नार, पहले पढ़ लेते हैं। ये पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थान है कर्नाटक के पास नवी दुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के पास कहाँ? कर्नाटक के पास नवी दुर्ग की पहाड़ियों से क्या होती है? इसका उद्गम स्थान है और इसके बाद जाकर कहाँ है? जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अभी इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें है कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी नदी, क्योंकि महानदी गोदावरी, कावेरी, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कावेरी नदी हम पढ़ते हैं। ये कावेरी जो नदी है ये मैसूर के पठार, आपको मैसूर के पठार के पास ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी लिखते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी नदी हमारी है कावेरी। तो कावेरी नदी मैसूर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है तथा कावेरी के पत्तम, एक कावेरी का पत्तनम है, कावेरी का पत्तनम है, यहाँ किससे? जो है बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? इसको भी लिखते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये प्रवाहित होती है केरल में, कर्नाटक में, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में ये प्रवाहित होती है। मतलब कि कहाँ? मैसूर की पहाड़ से निकल के केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होते हुए कहाँ? पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। अब यहाँ समझते हैं ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे जो है कावेरी नदी है इसी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। यहाँ कन्फ्यूजन न हो, हमने आपको बताया है कि जो गोदावरी नदी है
गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अंतर क्या, केवल भारत का अंतर है। अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी नदी है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। अगर कहा जाए दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है, क्योंकि ये वहाँ की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसको कावेरी जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ ये ऐसी नदी है कावेरी नदी जिसमें जो है वर्ष भर क्या होता है, जल भर होता है। अर्थात कावेरी नदी में वर्ष भर जल होता है, और वर्ष भर जल रहने के कारण ही वहाँ पे चावल की खेती बहुतायत की जाती है। इसी के कारण जो है कावेरी नदी के अपोहा क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पूछा जाता है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कावेरी नदी के अपोहा क्षेत्र को कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद इसी पर एक जलप्रपात है। पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि होगेन कल लिखते हैं, होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो उत्तर आपका होगा कावेरी नदी पर। देखिए, ये जलप्रपात एक बहुत ही ऐसे ही जलप्रपात क्या होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो चर्चा में रहते हैं या बहुत छोटे जलप्रपात होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो होगेनकल जलप्रपात किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कावेरी नदी, ये हो गया कावेरी नदी। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है वैगेयी नदी। क्या नाम है? वैगेयी नदी। ये जो दिखाई पड़ रही है ये है वैगेयी नदी है ये। अब देखिए, ये जो निचला भाग है, आप जानते हैं जो ये भारत का सबसे निचला भाग है, ये क्या है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु वाला भाग है। अगर ये तमिलनाडु का भाग है तो कहने का मतलब वैगेयी नदी कहाँ, तमिलनाडु निकलती है। और निकलती कहाँ है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बरसा नद की पहाड़ी से वैगेयी नदी निकलती है, और मंडपम के पास पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है। पाक की खाड़ी आपको याद होगा, श्रीलंका और भारत के विभाजक की जो रेखा है, पाक की खाड़ी के द्वारा ही श्रीलंका और भारत क्या होता है, विभाजित होता है, जल संधि है। तो ये पाक की खाड़ी में मंडपम के पास, कहाँ, मंडपम के पास पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसी के तट पे मदुरै स्थित है। पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मदुरै किस तट पे स्थित है, तो मदुरै जो है वैगेयी के तट पर स्थित है। तो ये जो महत्वपूर्ण 7 नदियां हमने आपको बताया, कौन कौन, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी तथा पेन्नार नदी और वैगेयी नदी, जिसमें हमने आपको बताया महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, हेमावती, लोकपावनी, सिम्पा, अरकाती, इतनी इसकी महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियाँ हैं। इस सहायक नदियों को हम जब इसके प्रायद्वीपीय नदियाँ खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको इसकी ट्रिक के द्वारा हम इसको बताएंगे किस प्रकार से इसकी सहायक नदियों को हम ट्रिक से याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा जो है पढ़ाएंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। और इसके साथ ही आप जो है, यदि वीडियो आप पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।